हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से और ज्योतिष की नई श्रृंखला में आपके साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें मैं शेयर करना चाहता हूं और कुंडली से संबंधित जो कि सभी के जो है जहन में होती हैं, सभी के दिमाग में होती हैं, सभी के दिल में होती हैं कि ये कैसे होता है, ये किस तरह से होता है। उन चीज़ों को मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो दशा होती है, जो महादशा होती है और जो अंतर्दशा होती है और प्रत्यंतदशा होती है, वो उनके जो लॉर्ड होते हैं, जो ग्रहों के लॉर्ड होते हैं, उन पे निर्भर करता है। जो दशा का जो फल होता है, कोई भी दशा आती है, महादशा है जैसे सूर्य की महादशा है, और उसके बाद जैसे अंतर्दशा है मंगल की और प्रत्यंतदशा है बुध की। तो उनके जो लॉर्ड हैं, जो जैसे जैसे अब जैसे हो गया सूर्य, बुध और मंगल, इस तरह से जो जहाँ पर जो लॉर्ड है उन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो दशा का फल, महादशा का फल, अंतर्दशा का और प्रत्यंतदशा जो आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में आ रही है, उनके लॉर्ड पे डिपेंड करता है। उस हाउस में, जिस हाउस में आ गया वो ग्रह आ गया, उस हाउस से हम देखेंगे उनका जो लॉर्ड है वो क्या कर रहा है, कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या देना चाहता है और आपके लगन से उसकी क्या स्थिति बन रही है। तो इस पे निर्भर करता है। तो ग्रहों की जो परिस्थितियाँ, स्थितियाँ हैं, उनको देख करके जो जो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों से। नंबर 1 मैं बताऊंगा कि ग्रह किस भाव में बैठे, प्लेनेट उस समय गोचर में किस भाव में बैठा हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में वो प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किसकी महादशा चल रही है, अब गोचर में कहाँ बैठा हुआ है, और उसको उस भाव का वो जिस जिस हाउस में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, उस हाउस का फल किस प्रकार से, रिजल्ट किस तरह से दे रहा है कि जहाँ वो बैठे होते हैं, जहाँ वो स्थित होते हैं, जिनके साथ में बैठे होते हैं, और वो किस प्रकार से उस चीज़ को, उसका कारक तत्व बन रहा है। जैसे हम बताते हैं कि सप्तम भाव की स्थिति है, जैसे कोई ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, प्लेनेट सप्तम भाव में है और जातक की उस समय विवाह की आयु है, तो हम देखेंगे कि उस ग्रह की दशा में वो विवाह हो सकता है यदि उस कुंडली में विवाह का योग है। सीधे सीधे बात है। यदि गोचर ग्रह भी आ रहा है वहाँ पे, और गोचर ग्रह में शुक्र आ गया या बृहस्पति आ गया आपके सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव हमारा विवाह का भी स्थान होता है, पंचम भाव भी हमारा विवाह देखता है। तो यदि शुक्र और ये पंचम और सप्तम और नवम और लग्न, इन स्थितियों में हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कुंडली में वहाँ पर कौन से ग्रह हैं और किस ग्रह की महादशा है, किसकी अंतर्दशा है, किसकी प्रत्यंतर दशा है। इससे हम बताएंगे कि उस जातक का उस समय विवाह का योग है और वहाँ पर विवाह के सामने कौन सा ग्रह उस समय गोचर कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो ग्रह इस समय विवाह देने के मूड में है। यदि इसलिए मूड में है क्योंकि उसकी कुंडली में विवाह का योग है। यदि विवाह का योग नहीं है तो कहीं ना कहीं पर फिर ऐसा लगेगा कि वो उस ग्रह से उस तरह के रिजल्ट ना निकलते हों। अब हम फिर बताते हैं कि ग्रह आपका अपना कारक तत्व के हिसाब से भी फल देते हैं। ग्रह जो भी प्लैनेट हैं उनके अपने कारक तत्व के हिसाब से फल देते हैं। जैसे सूर्य का जो हम बताते हैं कि भाई सूर्य आ गया आपका 10वें भाव में, तो इस समय सरकारी नौकरी की योग मिलता है, या सरकारी नौकरी के जैसे आपकी जैसे जॉब होगी। इसी तरह से शुक्र जो हम बोलते हैं विवाह का कारक है, एक कारक तत्व, तो अपने कारक तत्व के हिसाब से जो कारक तत्व के हिसाब से उनका नेचर है, उस प्रकार से वो फ्लो अप करते हैं, वैसे उनका फल मिलता है, वैसे उनका रिजल्ट आता है। सामान्यतः ये भी देखा गया है कि दशा में भाव का जो कारक तत्व है के ग्रह के कारक तत्व से ज़्यादा मिलते हैं, जो उस भाव का कारक तत्व है, और ग्रह जो प्लेनेट जा रहा है उसके कारक तत्व से ज़्यादा एक दूसरे का संपुट मिल जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। अब कई बार क्या होता है, ग्रह किन ग्रहों को देख रहे हैं, जहाँ पर प्लेनेट है वहाँ से पॉइंटेड है, जहाँ पे वहाँ से उसको कहाँ पर देखना है, कहाँ पर वो देख रहे हैं, कौन से भाव को देख रहे हैं, उसके बाद वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और दृष्टि के जो दृष्टिगत है वहाँ से दूसरा प्लेनेट को दृष्टि कर रहा है, उस समय ग्रहों की दशा के का कौन से ग्रह की उस समय दशा चल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पर हो जाता है। अगला मैं बताऊंगा
कि राहु और केतु जो जन्म कुंडली में है, उन ग्रहों का फल देते हैं जिनके साथ में वो बैठे होते हैं। उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। राहु और केतु वही फल देते हैं जिस हाउस में वो बैठे होते हैं या जिन ग्रहों के साथ में वो बैठे होते हैं। किन ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, और राहु और केतु उन ग्रहों का ही फल देंगे जिनके साथ वो बैठे होते हैं या जिनसे वो दृष्टि से प्रभावित होते हैं, या जो ग्रह उनको देख, जैसे राहु को देख रहा है बृहस्पति, जैसे सपोज राहु बैठे हुए हैं पंचम में लेकिन देख रहा है नवम भाव से बृहस्पति देख रहा है, तो फल वो बृहस्पति के डायरेक्शन के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। इस तरह से राहु और केतु की स्थिति ये होती है कि जिन ग्रहों के साथ में बैठे होते हैं या जिन ग्रहों से दृष्टिगत होते हैं उन्हीं का फल देना शुरू कर, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनके डायरेक्शन मानने लगते हैं। अब मैं बताऊंगा कि महादशा का जो स्वामी होता है, जो आपकी महादशा चल रही है कुंडली में, उसका जो स्वामी होता है, लॉर्ड होता है उसका, वो अपनी अंतर्दशा में जब महादशा आती है तो महादशा के बाद अंतर्दशा भी तो आती है, तो जब उसी की अंतर्दशा आएगी तो उसी के अंतर्दशा में अपने फल नहीं देता हो, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। इसके स्थान पर वह पूर्व अंतर्दशा के स्वयं के अनुसार संशोधित फल देता है। जो उसकी पूर्व की दशा है उसके अनुसार थोड़ा सा उसमें संशोधित फल मिलना शुरू हो जाता है। महादशा का स्वामी जो ग्रह अपनी अंतर्दशा में अपने फल को न दे करके जो पूर्व में दशा आई थी उससे थोड़ा सा संशोधन करके फल देने लगता है, जो कि पहले दशा रही हो। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि उस अंतर्दशा में, जो महादशा के बाद जो अंतर्दशा आती है, उसमें महादशा से संबंधित सामान्यतः शुभ फल नहीं मिलती। जैसे अंतर्दशा आ गई तो महादशा से संबंधित उस तरह के शुभ फल नहीं मिलते जो कि महादशा का जो रिजल्ट था। और महादशा का जो स्वामी है, अंतर्दशा का स्वामी महादशा के स्वामी से यदि 6, 8 या 12वें स्थान में स्थित होता है तो अंतर्दशा में सिर्फ वही फल मिलते हैं जो कि अंतर्दशा के अनुसार वह उन भावों में चलते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो दशा और अंतर्दशा और जो प्रत्यंतर दशा है, इनका बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है जब कुंडली को आप बारीकी से देखना शुरू करते हो। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में 27 तो होते हैं नक्षत्र, और 27 नक्षत्र के जो उनका जो एक भचक्र है वो 360 डिग्री का होता है, और उसमें 27 भागों को यदि हम 27 भागों में यदि 360 को डिवाइड कर दें तो उसका आता है 13 डिग्री और 20 अंश, इतना आता है। तो ये क्या होता है कि ये जो नक्षत्र है, एक नक्षत्र सामान्यतः 24 घंटों तक रहता है, परंतु कभी कभार 13 डिग्री और 20 अंश को पार करने में नक्षत्र कम या अधिक समय भी ले लेता है। तो ये जो 360 डिग्री का जो एक नक्षत्रों का जो एक ज्योतिष शास्त्र में जो 27 नक्षत्र हैं उनकी 360 डिग्री का एक भचक्र है उनका, ठीक है। तो ये जो नक्षत्र हैं, जो नक्षत्र आदि जिस समय जातक का जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि भाई कौन सा नक्षत्र आसमान में उस समय चल रहा है, तो वो नक्षत्र उस समय आ जाता है। जैसे नक्षत्र होते हैं 27, तो 27 नक्षत्र में मैं बताऊंगा आपको 13 उनकी डिग्री कितनी होती है, 13 डिग्री और 20 अंश। इसके बाद दूसरा नक्षत्र आ जाता है। तभी तो कहते भाई समय 12:00 है, लेकिन उस समय हो सकता है कि अजय 12:30 होंगे, चाहे 1 बजे तक मेरा जन्म होगा, पंडित जी इसकी कुंडली बना दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, उस समय नक्षत्र का यदि चेंज करने का टाइम हो तो दूसरा नक्षत्र आ जाता है। तो जो 27 नक्षत्र हैं वो इस तरह से अश्वनी, भरणी, कृतिका। अब ये देखो आप, उसके बाद 102 नक्षत्र की एक राशि बन जाती है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतविजा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये हैं 27 नक्षत्र, ठीक है। और इन्हीं 27 नक्षत्रों को 360 का जो चक्र है उसमें डिवाइड किया गया है, और 13-20 का एक नक्षत्र का टाइम होता है, उसके बाद दूसरा नक्षत्र शुरू हो जाता है। तो ये है। और चंद्रमा का जो समय 13-20 पार करने में लगता है उसे नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा को जो उसको पार करने में लगता है 13-20 का एक पास किया, अश्विनी गया, फिर 13-20 का दूसरे को पास करने में, फिर भरणी, फिर 13-20 13 डिग्री और 20 अंश, फिर उसके बाद कृतिका, फिर
13, 20 रोहिणी, इस तरह से चंद्रमा को इनको पार करने में 360 डिग्री का जो ये चक्र है ये लगता है, और उसके बाद इस तरह से नक्षत्रों का उसमें दिया जाता है। तो अब ये जैसे सूर्य का या हम चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, ये अलग अलग ये देवता हैं नक्षत्रों के, और उसके बाद जो है ये इनके उसी तरह से फल मिलते हैं, उसी तरह से हम रिजल्ट उनके जो देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज, और थोड़ा सा ज्योतिष से संबंधित जो ये ज्ञान था, मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से, और यहाँ से हम आपको बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं पिक करूँगा आपकी कॉल, और आप मेरे से अपनी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ भेजें, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजें, और अपना प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। उसके बाद मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कब आपकी शादी होने वाली है, कब आपकी जॉब लगने वाली है, आपका इस समय कैसा चल रहा है, आपको किस समय क्या काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।